Hello children, in previous lecture we will discuss about the chapter ट्रेड टू टेरिटरी। ये डिस्कस किया गया था और मैंने आपको बताया था ब्रिटिश एक्सपेंशन किस प्रकार हुआ है आपके इंडिया में। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपको बहुत सारी स्टेट के बारे में, बहुत बड़े टेरिटरी के बारे में बताया था इंडिया के, चाहे वो बंगाल हुआ हो, मैसूर हुआ हो या मराठा हुआ हो। मैंने बताया था किस प्रकार ब्रिटिश एक्सपेंड किए हैं धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में और एक एक करके एक राज्य को जीतना शुरू किए। जो राज्य उनके साथ मिल गया उनको वहाँ के किंग को एक तरह का पेंशन देकर उन्हें अपना पीछे बैठा लिया, और जिन राज्यों ने उनका विरोध किया या किसी प्रकार का वार किया, उस वार में अंग्रेज़ों ने उन्हें डिफीट किया और उनके बाद उनके राज्य को एक्वायर्ड कर लिया, चाहे वो अवध रहा हो या किसी प्रकार का कोई राज्य, चाहे मैसूर का रहा हो या फिर बंगाल का रहा हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में भी बताया था और ऑटोक्रेसी के बारे में बताया था। मैंने बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने वाला लॉर्ड डलहौजी है, जो 1856 तक यहाँ का गवर्नर था, और उसके गवर्नर के पद पर रहते उसने कई राज्यों को अपने ब्रिटिश एम्पायर में एक्वायर्ड कर लिया, ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत लाया कई सारे राज्यों को, जिसमें मैंने आपको 17 का एग्जाम्पल भी बताया था। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। आपका 1856 मतलब लॉर्ड डलहौजी का जो समय है यहीं पे वो रोक दिया गया है स्टोरी, और यहाँ तक क्या एडमिनिस्ट्रेशन पीछे ब्रिटिश एम्पायर का रहा है उसके बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका 1857 है, यानी लॉर्ड डलहौजी के बाद के आगे की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है। लेकिन 1856 तक और क्या हालचाल रहा इंडिया में, क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहा, किस प्रकार का कार्य हुआ, उसके बारे में डिस्कस कर दिया गया है नेक्स्ट 2 पॉइंट में। आज आपके इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज इस लेक्चर को देकर मैं चैप्टर फिनिश करूंगा और साथ ही आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं एक पेपर अपलोड करूंगा, डायरेक्ट वो होमवर्क आपके पास भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप से, जिसे सॉल्व करके आप सेंड कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप आंसर देंगे नेक्स्ट चैप्टर उतनी जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर? तो आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका एडमिनिस्ट्रेशन, सेटिंग ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, क्या प्रशासन रहा है, किस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रशासन रहा है भारत में, आज डिस्कस करते हैं उसके बारे में। और उसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा एक बहुत बड़े गवर्नर जनरल का। वो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। इनका राज रहा है, ये गवर्नर रहे हैं भारत में 1773 से लेकर 1785 तक 12 to 13 ईयर्स वो गवर्नर जनरल रहा है भारत का। और इसी के समय कहा जाता है इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा बना था। क्लियर? वारेन हेस्टिंग्स ही आपके भारत का पहला गवर्नर जनरल भी है। ठीक है, 1773 से पहले भारत में है जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ राज करती थी और ब्रिटिश आर्मी कभी कभी उन्हें हेल्प करती थी। तो क्या हुआ, जब EIC का यहाँ राज रहा तो हर एक राज्य से वो अच्छा खासा टैक्स वसूलता। आपको पता होना चाहिए EIC जो कंपनी है इसमें केवल कंपनी के लोग ही पैसा नहीं इन्वेस्ट किए थे, बल्कि ब्रिटेन के बहुत सारे सांसद, ब्रिटेन की महारानी, कई सारे लोग पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किए थे कंपनी में। लेकिन कंपनी यहाँ चालाकी कर गई। कंपनी क्या की, पूरा एक्सपेंड कर ली भारत में। उसके बाद जो भी टैक्स कलेक्ट होता था उस टैक्स को वो अपने पास रखती थी। बाकी ब्रिटिश जो महारानी है वहाँ की या सांसद है, पार्लियामेंटर हैं, उनसे क्या कहती थी, जैसे 100 रुपये का पैसा मिला, 100 रुपया फ़ायदा मिला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी ऐसा है महारानी जी, 80 रुपया मिला ही है, 40 आप रख लीजिए, 40 मैं रख लेता हूँ, और 20 रुपया EIC चुरा लेता था। क्लियर? महारानी को ये शक हो गया कि EIC जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो महारानी ने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा, एक तरह का कानून भेजा, और उस कानून के द्वारा उन्होंने एक गवर्निंग बॉडी बनाकर EIC पर नियंत्रण लगाने के लिए, उन पर निगरानी करने के लिए एक 5 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था। क्योंकि महारानी को और सांसदों को ऐसा पता चल गया कि EIC उनसे कुछ ना कुछ पैसा जरूर लेती है चोरी छिपे, इसीलिए उस पर नियंत्रण लगाने के 73 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। यहीं से कहा जाता है भारत में ब्रिटिश एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, और उसी एक्ट के द्वारा आपके वारेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी के अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना है। याद रखिए, पहला सुप्रीम कोर्ट बना 1774 पे कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता उस समय भारत का कैपिटल था। क्लियर?
लेकिन सुप्रीम कोर्ट जरूर बनाया गया, लेकिन ब्रिटिशों ने इतना जरूर कहा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तो जरूर बना, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट इंडियंस के लिए नहीं है, ये केवल ब्रिटिशर्स के लिए है। यानी इंडिया में अगर किसी प्रकार इंग्लिशमैन यानी ब्रिटिशर्स, अंग्रेज किसी प्रकार का कोई झगड़ा करे, किसी प्रकार की लड़ाई हो, तो ये कोर्ट डिसीजन देगा। लेकिन बाई चांस अगर उसमें इंडियंस इन्वॉल्व है, यानी इंडियंस के लोग आपस में झगड़ा कर ले, इंडिया का कोई पॉइंट है, तो इंडियंस तुम्हें केस लड़ने के लिए सीधे लंदन जाना पड़ेगा, ये कोर्ट तुम्हारे लिए नहीं है। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग कहा जाता है, इसी एक्ट के तहत जो 1773 का एक्ट आया, इसी के अकॉर्डिंग आपके भारत में 2 कोर्ट भी इस्टेब्लिश किए गए। आज आप जानते हैं क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, वही फौजदारी और दीवानी, उस तरह के कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए थे 1773 एक्ट के द्वारा ही। तो जो क्रिमिनल कोर्ट था, इसमें तो बड़े बड़े केस चलते हैं, फौजदारी जिसमें लड़ाई झगड़ा, अच्छा खासा खून खराबा हो जाए, उस तरह का केस जाता है फौजदारी में। दीवानी सिंपल लड़ाई, जैसे घर की लड़ाई हो गई, भूमि विवाद हो गया, इस तरह चोरी चकारी हो गया, ये सब दीवानी में जाता था। तो फौजदारी में तो अंग्रेज बैठते थे, क्योंकि वहाँ पे जो केस चलता था वो मर्डर का चलता था। सिविल में जो लोग बैठते थे, ये ब्राह्मण, माउंडन्स, इन सब के जो गुरु थे, उलेमा, पादरी, ब्राह्मणों के ब्राह्मण, हिंदुओं में ब्राह्मण, ये सब उस सिविल कोर्ट में बैठते थे। क्योंकि कभी कभी केस जो चलता था ना, वो धर्म से रिलेटेड था, इसलिए उनका बैठना जरूरी होता था। वो सुनते, फिर महोदय अंग्रेज जो जज था, उस अंग्रेज से कहते सर ऐसा ऐसा धर्म में है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे डिसीजन देते, तो उस प्रकार अंग्रेज आपका डिसीजन देता। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। लेकिन जैसे कई सारे ब्राह्मण भी हैं, तो कुछ ब्राह्मण यूपी के हो गए, कुछ लोग भैया बिहार के हो गए, कुछ तमिलनाडु के हो गए, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़े हैं, तो उनका अलग अलग था। एक कहता नहीं ये डिसीजन सही होगा, तमिलनाडु वाला कहता नहीं 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 ये डिसीजन सही होगा धर्म के अनुसार। तो बड़े प्रश्न उठने लगे। अंग्रेजों ने क्या किया, 1775 में, 1775 में जब अंग्रेजों ने देखा भाई बड़ा विवाद हो रहा है, इससे धर्म का बड़ा प्रश्न उठ रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा है जितने भी हिंदू ब्राह्मण हो, तुम लोग चाहे जहां हो भैया, तमिलनाडु में हो, यूपी में हो, कहीं भी हो, इकट्ठे होकर एक एक्ट बना लो, एक कानून बना लो भैया, इसके अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग ये, तब न्याय करने में भी आसानी होगा और आपको पाने में भी आसानी होगा। जब उन्होंने कहा तो 1775 में हिंदुओं का एक एक्ट बना जो आज तक मान्य है। इसी प्रकार मॉडर्न में सिया अलग, सुन्नी अलग, अलग विचारधाराएं दोनों की, इनके लिए 1778 में एक मुस्लिम गवर्निंग बॉडी बनाई गई कि भैया आपके कानून के अकॉर्डिंग क्या धर्म है। ये सब कुछ हुआ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में सुप्रीम कोर्ट, 1773 में 2 कोर्ट, सिविल और क्रिमिनल, हिंदू का एक्ट बना 1775 में और 1778 में मुस्लिमों का। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत है सारे पॉइंट। क्लियर? इसी में कहा जाता है, इसी एक्ट के तहत एक कलेक्टर का पद बनाया गया। आज भी कलेक्टर बहुत सुनते हैं, आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, वही कलेक्टर एक पद बनाया गया जो समझिए डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता था। इसके अंतर्गत सभी थानेदार होते थे, जितने भी हवलदार हैं, जितने पुलिस है, जितने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब इसी कलेक्टर के अंतर्गत होता था और यही कलेक्टर उन्हें बताता था कि काम किस प्रकार करना है। अभी तो डायरेक्ट महारानी और ईआईसी कंपनी इसे नियुक्त करती थी, इन फ्यूचर इसे कंपटीशन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा 1853 में 1853 एक्ट के द्वारा। ये जो एक्ट की शुरुआत हुई है 1773 में हुई, तो हर 10-20 साल पे एक्ट आता था। 1773 आया, 1793, 1813, 1833, हर 20-20 साल पे ईआईसी की निगरानी के लिए महारानी एक एक्ट भेजती थी और उसी एक्ट के द्वारा भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड किया जाता था। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेशन में यही सारे पॉइंट है जो आपके बुक में दिए गए हैं। बाकी जो और टॉपिक हो, 1-2 लाइन और है, कुछ और है, वो मैं इंटरेक्ट करके आपको बताऊंगा। इतना याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लास्ट जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, वो टॉपिक है द कंपनी आर्मी। आर्मी कैसी थी आपको पता होना चाहिए। पहले मुगल एम्पायर था, तो मुगल एम्पायर में तो आर्मी बहुत बड़ी थी। औरंगजेब की सेना कहा जाता है कि कुछ राइटर्स तो कहते हैं औरंगजेब की सेना अगर दिल्ली में सोना शुरू कर दे 1 by 1 करके, तो उसकी सेना कहा जाता है साउथ इंडिया में पहुंच जाती, इतनी बड़ी सेना थी उसकी। क्लियर?
जब तक औरंगजेब था ब्रिटिशों ने भाई उतना ही किया ट्रेड के लिए जितना जरूरी था, लेकिन जिस दिन मुगल्स खत्म हुए, कमजोर हुए, अंग्रेज जान गए कि वो सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं, तो उन्होंने अपने आर्मी को यहाँ स्ट्रांग बनाना शुरू किया। ब्रिटिश जो कंपनी थी इनकी सबसे बड़ी आर्मी कैवलरी थी। कैवलरी मीन्स घुड़सवार, घुड़सवारी इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और दूसरा जो इन्फेंट्री था जिसमें पैदल सैनिक और सब सैनिक आते हैं वो कम रखते थे, घुड़सवार वाले सैनिक अधिक रखते थे ब्रिटिश। बाद में जब ब्रिटिशों ने वर्मा से, अफगानिस्तान से, अन्य देशों से युद्ध करना शुरू किया तो इन्होंने कैवलरी के साथ साथ अपना इन्फेंट्री सेना भी बढ़ाना शुरू किया, यानी अब दोनों पे फोकस करने लगे और धीरे धीरे अपनी सेना इतनी स्ट्रांग बना लिए कि विश्व का ऐसा कोई देश ही नहीं था जो इनके सामने खड़ा भी हो सके। 1857 से पहले ये जैसे सेना रखते थे, मान लिया जाए तीन सैनिक हैं, तो 3 सैनिकों में 2 कहा जाता है इंडियंस को नियुक्त करते थे और 1 ब्रिटिश को ले आते थे। ब्रिटिश वाले को ऊपर का पद दे देते थे और इन दोनों को निचला पद और उसके कंट्रोल में दे देते थे, यानी ब्रिटिश ऊपर से कंट्रोल करता, निचले 2 भारतीयों को। भारतीयों की मजबूरी थी, यहाँ खाने के लाले थे, बड़ी दिक्कत थी ही, तो भारतीय बेचारे चंद पैसों के लिए उन अंग्रेजों के साथ काम करना शुरू कर दिए। लेकिन 1856 में 57 में ऐसी घटना हुई जिस घटना ने इंडियन सोल्जर को एक तरह का बहुत बड़ा झकझोर दिया कहा जाता है इस घटना ने। और इन्हीं ब्रिटिश जो भारतीय सैनिक थे, यही भारतीय सैनिक इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 का इतना बड़ा फ्रीडम करेंगे। 1857 के बाद माहौल बदलेगा, सैनिक भी बदलेंगे। पहले 2-1 था, अब 2-1 उल्टा हो जाएगा, यानी ब्रिटिशर्स 2, इंडियंस 1। ये आगे डिस्कस करूंगा मैं 1857 में। लास्ट जो इसका टॉपिक है छोटा सा है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स अब तक आपने चैप्टर्स में क्या पढ़ा, तो मैंने आपको बता ही दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपने पढ़ा है ब्रिटिश एक्सपेंशन किस प्रकार हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पढ़ लिया, मोनोपॉलिसी एक तरह का पढ़ लिया, बंगाल किस तरह जीता, प्लासी, बक्सर, वेदरा, वांडीवासी सब लड़ाई किस प्रकार की जीती है, ये सब कंक्लूजन में दिया गया है। क्लियर? बस इतना याद रखिएगा, 1856 में जिस दिन यहाँ से डलहौजी गया, उस दिन डलहौजी ने इंडिया के लिए बड़ा निगेटिव कार्य किया। उसने क्या किया, जो भारतीय सैनिक थे ये बंदूक यूज़ करते थे अंग्रेजों का, उस बंदूक को ब्राउन वैस कहते थे, ठीक। उस बंदूक को चेंज करके इसने एनफील्ड राइफल दे दिया। और उसकी निगेटिव पॉइंट ये था, इसमें जो कारतूस लगाए जाने थे, गोली लगाई जानी थी, इस कारतूस के ऊपर का कवर गाय और सूअर के स्किन से बनता था, चमड़े से बनता था। यही उसने चेंज किया, इंडियंस को पता नहीं, और भारतीय सैनिक बिना कुछ सोचे अपने मुंह से उसके कवर को हटाते थे और कारतूस लगाते थे। यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, ट्रेड टू टेरिटरी। क्लियर? आगे आपका 1857 का टॉपिक आगे डिस्कस करूंगा, तो इसके आगे की स्टोरी मैं आपको लेकर चलूंगा। तो इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 पे एक क्वेश्चन फॉर्मेट बनाया हूं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन रहेंगे। आपके जो टीचर्स हैं, जो क्लास टीचर हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे वो पेपर भेजेंगे, सेंड करेंगे। जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर दीजिए, रिप्लाई कीजिए। उस आंसर को मैं देखूंगा और देखूंगा आपने उसकी कितनी क्लैरिटी के साथ क्या लिखा, क्या नहीं लिखा। इंटरेक्ट होने के बाद मैं उसे समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा, हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 2 का पूरा वीडियो देख लीजिए। आपका अभी समय है क्योंकि कल पेपर अपलोड करूंगा, और पेपर बिना वीडियो देखे अपने मन से करिएगा, अपने ओन लैंग्वेज में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।